हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जरा जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि साउंड में और पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है? और फिर उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बच्चों एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों ने ये स्टार्ट की है नीट सीरीज, और इस सीरीज का उद्देश्य सिर्फ एक है, और वो है कि नीट के अंदर 180 मार्क्स से 180 मार्क्स आपको पूरा कंप्लीट स्कोर करना है। ठीक है, तो आप मुझे गुड इवनिंग, आप मुझे ज़रा जल्दी से बताइए कि साउंड पिक्चर क्वालिटी सब क्लियर है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास की। आगे सेंटर ऑफ मास के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी से सेशन ज्वाइन करिए। चलिए ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने आपके सामने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के साथ हम लोगों को किस तरीके से डील करनी है। कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास भी मैंने आप लोगों को बताया था। इस सीरीज के अंदर काम करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक होगा हमारा। हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद तुरंत उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास। देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है बेटा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमारे पास में ये है। आपको एक बॉडी दे रखी है, बॉडी का मास है m1। ठीक है, दूसरी बॉडी आपको दे रखी है, बॉडी का मास है आपके पास में m2। ठीक, और दोनों बॉडीज के बीच का जो गैप आपको दे रखा है स्टूडेंट, ये गैप आपको दे रखा है d। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इन दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहां रहने वाला है। इन दो बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां रहने वाला है। देखिए, दो बॉडीज में अगर आपको सेंटर ऑफ मास बताना है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों बॉडीज में भारी बॉडी कौन सी है, क्योंकि जो भारी बॉडी होती है सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी बॉडी के नजदीक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेट कर लीजिए कि ये जो m2 वाली बॉडी है ये थोड़ी हैवी बॉडी है, और m1 वाली जो बॉडी है वो थोड़ी हल्की बॉडी है। ठीक है, मतलब m2 वाली बॉडी भारी बॉडी है और m1 वाली जो बॉडी है वो हल्की बॉडी है। ठीक है, तो अगर m2 वाली बॉडी भारी बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास m2 के नजदीक यहां रहने वाला है बच्चों। इस पॉइंट पर हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा। इतनी डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया है x। ये डिस्टेंस हो गई है हमारे पास में x। बची हुई डिस्टेंस को अगर आप चाहें तो d माइनस एक्स मान सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, x से ही हमारा काम चल जाएगा। ये जो छोटे वाली डिस्टेंस है मैंने इसे x लेट कर लिया है। अब इस x को जो निकालने का तरीका है ना बच्चों, देखो x को हम कैसे निकालने वाले हैं। x निकालने का तरीका है, x जो है वो छोटे वाली डिस्टेंस है और ये बड़ी डिस्टेंस है। तो छोटी डिस्टेंस को निकालने का तरीका है, छोटे मास को हम रखने वाले हैं ऊपर। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है जिससे आप झट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। छोटे मास को रखेंगे ऊपर, टोटल मास को रखेंगे नीचे। दोनों बॉडीज का जो टोटल मास है उसे रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इनके बीच की टोटल डिस्टेंस यानी d से। ये हमारा x निकल जाएगा बच्चों। यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भारी बॉडी से इतनी दूर होगा। अगर आप इधर से निकालना चाहते हैं तो x तो आप निकाल चुके ही हैं, आप d में से x को माइनस कर देंगे तो इधर से आपका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो जब भी दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आप लोगों को बच्चों फाइंड आउट करना है ना, तो आप ये कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक बॉडी जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी जिसका मास है m2, हमेशा सेंटर ऑफ मास रहेगा भारी बॉडी के नजदीक, और भारी बॉडी के अगर नजदीक रहेगा तो शॉर्टेस्ट तरीका है सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का ये। हल्के मास को रखेंगे ऊपर, टोटल मास को रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है। ये प्रॉब्लम कई बार हमारे सामने एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। दो बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का तरीका यह है। उम्मीद है कि बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसी क्वेश्चन को हम अप्लाई करते हैं सीधा प्रॉब्लम के ऊपर। जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है इसी को हम सीधा प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम है बच्चों आपके पास में ये नीट 2020 की प्रॉब्लम है हमारे पास में।
देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट देखते हैं, एक बार प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्या है। टू पार्टिकल ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली are attached to two end of a rigid rod of length 1 मीटर with negligible mass, यानी बॉडीज को जो जोड़ने वाली रॉड है उसका कोई मास नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछ रखा है कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है 5 किलोग्राम पार्टिकल के, मतलब हमें सेंटर ऑफ मास 5 किलोग्राम पार्टिकल से बताना है कहाँ होगा। चलिए, जो प्रॉब्लम मुझे दे रखी है इसके अकॉर्डिंग मैं बना लेता हूं एक डायग्राम। एक बॉडी का मास हो गया है बच्चों 5 kg, डन। दूसरी बॉडी का मास हो गया है हमारे पास में 10 kg, डन। दोनों बॉडीज के बीच का गैप हमें दे रखा है 1 मीटर, और 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर मैंने जानबूझकर लिखा क्योंकि ऑप्शंस में सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। मैंने आपसे अभी क्या कहा बच्चों कि जो भारी बॉडी होती है सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके नजदीक होता है। 10 किलोग्राम वाली बॉडी भारी है तो सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। ठीक है बच्चों, इतनी डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया है x, इसे हमने x मान लिया है। x को कैलकुलेट करने का तरीका है बच्चों कि जो स्मॉलर मास है उसे आप ऊपर रखेंगे, टोटल मास 5 and 10 15 उसे आप नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डिस्टेंस से। ठीक है, जो स्मॉलर मास है उसे ऊपर रखेंगे, टोटल मास को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस से। अब देखते हैं कि कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली निकल कर आया है 33 सेंटीमीटर, यानी इधर से जो डिस्टेंस रहने वाली है वो 33 है। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 100 है, तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, इधर से हो जाएगी 67 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई है 33, तो इधर से हो जाएगी 67। प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक हमें 5 किलोग्राम से बताना था सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो 5 किलोग्राम से सेंटर ऑफ मास 67 सेंटीमीटर पे रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है बच्चों। जल्दी से आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, किस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने वाले हैं, आप लोग बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ओके, सो बच्चों को मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, क्लियर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्लियर है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बस याद रखिएगा जो भारी बॉडी होगी उसके नज़दीक सेंटर ऑफ मास होगा, और उसे कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि स्मॉलर मास को ऊपर रखना है, टोटल मास को नीचे रखना है और टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा सेंटर ऑफ मास का, जिसे आप इजीली आराम से कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का अगला कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे। देखो बच्चों, हम प्रॉब्लम से देखते हैं कि क्या हमें सेंटर ऑफ मास दे रखा है। ओके, वेरी नाइस। 3 masses are placed on the x-axis 300 ग्राम, 500 ग्राम एंड 400 ग्राम। ये जो 300 ग्राम है ये ओरिजिन पर है, मैं लिख देता हूं यहां पर। 300 ग्राम है ओरिजिन पर, ओरिजिन मींस x इक्वल टू 0। ठीक है, 500 ग्राम है x इज इक्वल टू 40 पर, 500 ग्राम है हमारा x इज इक्वल टू 40 पर, वेरी नाइस, सेंटीमीटर है। और ये जो 400 ग्राम है ये है हमारा x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पर। ठीक है, सो हमें बताना है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, यानी सेंटर ऑफ, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखिए आपके पास में ना बच्चों 3 बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इन तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये आप लोगों को बताना है, और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन यानी यहां से बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में 3 बॉडी है और x का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, जब x का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखा हो और 3 बॉडी है हमारे पास,
तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का तरीका है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इस सीरीज का टारगेट एक है बच्चों, जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो कॉन्सेप्ट के अंदर उसे हमें प्रिपेयर करना है और बिल्कुल 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स हम लोगों को स्कोर करना है। 3 बॉडीज है हमारे पास, तीनों के मासेस हैं हमारे पास, तीनों की पोजीशंस हैं हमारे पास, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है अपने पास में ये। ठीक है, चलिए अब हम लगते हैं इसके अंदर वैल्यूज। बेटा m1 की वैल्यू आपको दे रखी है 300 ग्राम और पोजीशन आपको दे रखी है 0। m2 की वैल्यू आपको दे रखी है 500 ग्राम और पोजीशन आपको दे रखी है 40। m3 की वैल्यू आपको दे रखी है 400 ग्राम और पोजीशन आपको दे रखी है 70 और नीचे रखा जाता है टोटल मास को। अब देखिए टोटल मास कितना हो जाएगा, 300 ग्राम एंड 500 ग्राम यानी 800 ग्राम और 400 ग्राम यानी 1200 ग्राम। तो यहां हम रखने वाले हैं 1200 ग्राम। हमने फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। यहां इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 40 से, यहां इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 70 से और हम डिवाइड करेंगे 1200 से। देखिए ग्राम 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 कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 00 00 ये भी कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 हमारे पास में यहां बचता है और 40 हमारे पास में यहां बचता है, तो 40 इंटू 5 200। ओके स्टूडेंट, देन 70 इंटू 4 ये हो गया हमारे पास में 280 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, अब आप लोगों को सिर्फ इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 480 डिवाइडेड बाय 12। जरा बताइए जल्दी से क्या आंसर आने वाला है। 12 से इसे हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4 और पीछे हमारे पास में क्या है ये, तो हमारे पास में आंसर बन गया है 40 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास में ऑप्शन है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। 3 बॉडीज आप लोगों को दी गई थी, हमने तीनों बॉडीज को यहाँ लिखा, उनके मासेस को हम लोगों ने लिखा, उनके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे थे। चूंकि x ही कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट नहीं था यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में ये बच्चों, जब सिर्फ x कोऑर्डिनेट अपने पास में रहता है। हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया और पुट करने के बाद में डिवाइड किया, सो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आएगा 40, यानी सेंटर ऑफ मास हमारा रहने वाला है 40 पर। कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कोई मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन के अंदर और कंप्लीटली आपका आंसर निकल कर आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों अपने पास में। ये सेंटर ऑफ मास के इतने कॉन्सेप्ट्स बच्चों हमारे पास में हैं कि आपको सेंटर ऑफ मास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के ऊपर बन सकते हैं वो इस सीरीज के अंदर सब आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए अब इस प्रॉब्लम के ऊपर हम आते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास, एक बॉडी का मास है 1 kg, दूसरी बॉडी का मास है 3 kg। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब r1 वेक्टर, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब r2 वेक्टर। ये हो गया है आपके पास में m1, ये हो गया है आपके पास में m2। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा। देखिए बड़ी ही इजी प्रॉब्लम है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बच्चों। हमें वेक्टर की फॉर्म में सेंटर ऑफ मास बताना है और 2 ही मास है, तो बेटा वेक्टर की फॉर्म में सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है ये m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहां आपके पास में 3 वेक्टर होते तो ये फॉर्मूला 3 तक एक्सटेंड हो जाता, 4 होते तो 4 तक एक्सटेंड हो जाता, 2 हैं तो हमने सिर्फ 2 तक रखा है।
अब यहाँ हम सिर्फ वैल्यूज को रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो तुरंत आप लोगों का आंसर बन जाएगा। चलिए फटाफट हम वैल्यूज को रखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आने वाला है। आप लोग भी रखिए और देखते हैं कि जल्दी आंसर कौन निकालेगा। फटाफट आंसर निकालिए। 1 r1 वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। r2 के m2 है हमारे पास में बच्चों यहाँ पर 3 और r2 की वैल्यू है हमारे पास -3i माइनस 2j प्लस k। टोटल मास हो गया है हमारे पास में 1 + 3 यानी 4। देखिए हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया है बच्चों, ठीक है। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर बनाना है। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। RCM इज इक्वल टू, यह है आई कैप, यह है 3 × -3 यानी -9, -9 और प्लस आई यानी माइनस के 8 आई कैप। यह है 2j कैप, 3 की मल्टीप्लाई बेटा -2 में करेंगे -6, -6 और +2, तो ये हो गया हमारे पास में माइनस के 4j कैप। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। यह है प्लस के, 3 की मल्टीप्लाई के में करेंगे 3k और k, प्लस के 4k और डिवाइडेड बाय है 4। तो बेटा जब 4 से हम डिवाइड करने वाले हैं, देखिए जब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे सो माइनस के 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये फाइनल आंसर हमारे पास में निकल कर आएगा। उम्मीद है कि ये आप लोगों का आंसर होगा। यस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है बच्चों। वेक्टर फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम अपने पास में बनती है तो वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को करने का तरीका होगा हमारे पास में ये। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस संजना बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। वेरी नाइस अश्मित, बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो आराम से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। जब भी वेक्टर फॉर्म में आपके पास में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम को करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास के ऊपर। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा तो प्रॉब्लम आपका लेवल थोड़ा थोड़ा सा हम लोग रेज करते जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये। बेटा प्रॉब्लम को देखिए, नीट लेवल पर प्रॉब्लम करने के लिए सबसे जरूरी होता है प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना और उस प्रॉब्लम के सेंस को समझना। आपको प्रॉब्लम दे रखी है ये कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग मासेस m1 एंड m2। मेरे पास में 2 मासेस हैं, एक m1 है और एक m2 है बच्चों, ठीक है। If the particle of mass m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d, अगर हमने m1 को d डिस्टेंस खिसकाया है तो आपको बताना है कि m2 को कितना मूव कराना पड़ेगा जिससे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। प्रॉब्लम यह है कि m1 को हमने खिसकाया है d डिस्टेंस, m2 को कितना खिसकाएं जिससे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये प्रॉब्लम है बच्चों। अब पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम का थोड़ा सेंस समझाता हूं कि प्रॉब्लम का सेंस क्या है। देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में जो चेंज आता है उसका फॉर्मूला होता है ये m1, पहली बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आया है डेल्टा x1, m2 और दूसरी बॉडी की जो पोजीशन में चेंज आया है डेल्टा x2। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज आने का जो फॉर्मूला है वो ये है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में इतना चेंज आएगा अगर आपने पहली बॉडी की पोजीशन में इतना चेंज लेकर आए हैं और दूसरी बॉडी की पोजीशन में इतना चेंज लेकर आए हैं। अब सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको ये कह रखा है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी डेल्टा xm 0 है आपके पास में। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज आ ही नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और पहली बॉडी को हमने इतना खिसका दिया d डिस्टेंस, तो हमें बताना है डेल्टा x2 कितना होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो डेल्टा xm की जगह रखते हैं 0, फर्स्ट बॉडी की जगह रखते हैं m1, डेल्टा x1 की जगह पर d, यह है हमारे पास में m2 और यह है डेल्टा x2। बेटा जब डेल्टा x2 हम यहां से निकालेंगे तो आंसर निकल कर आएगा -m1d/m2 -m1d/m2।
ये कंडीशन हमारे पास में बनेगी। यानी अगर फर्स्ट बॉडी को आपने इतना खिसकाया तो दूसरी बॉडी को इतना खिसकाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज ना आए। माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि अगर इस बॉडी को इधर आपने डिस्प्लेस किया है तो इस बॉडी को इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। एक बॉडी को आप इधर लेकर गए हैं तो दूसरी बॉडी को आप इधर लेकर आएंगे, तभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो माइनस साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में बनने वाला है यहाँ पर बी। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज और प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, जरा जल्दी से बताइए मुझे, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों या नहीं हुआ? आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सेंटर ऑफ मास के हर पहलू पर, रोटेशन के हर कॉन्सेप्ट पर आप ये समझिए कि 11th क्लास की फर्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर कॉन्सेप्चुअल हैं सबको बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तैयार करेंगे बच्चों। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे जरा से भी। ठीक है, बस जुड़े रहें आप इस सेशन के साथ जिससे कि हम एक अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सके। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं बच्चों। और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास में एक बड़ी थियोरेटिकल सी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर। प्रॉब्लम ये है, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed when the center of 3 balls are joined. The center of mass of the system is located at. पहले आप प्रॉब्लम की लैंग्वेज को जरा अच्छे से समझिए कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज है क्या। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कुछ इस तरीके से बॉडीज को रखा गया है कि एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां है, एक बॉडी जस्ट इसके ऊपर है। ऐसे हमने बॉडीज के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करा दिया है। देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। जब हमने इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कराया तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास में बन चुका है। अब हम लोगों को बताना है बच्चों कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। देखिए अगर मैं इस कॉर्नर से सामने की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे मीडियन बोलते हैं बच्चों। और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसे भी मीडियन बोलते हैं। और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसे भी मीडियन बोलेंगे। यानी आप ये समझिए कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, जहां तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करने वाली हैं। जिस पॉइंट पर ट्राइंगल की तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करने वाली हैं बच्चों, बस वही हमारा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। इस पॉइंट को हम लोग ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, या इस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि दोनों में से कोई भी हमारे आंसर में हो। आइए चेक करते हैं हमारा आंसर क्या होगा। भाई मुझे दिखाई दे रहा है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। यानी इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रॉब्लम रहेगी बच्चों। तो ये आज की हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी। देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप क्लास से बोर हो जाए, तो मैंने अभी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं रखी है क्लास की। हाँ, एक चीज मैं आपको एक अनाउंसमेंट जरूर करना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये क्लास ऑल्टरनेट डेज पर स्टार्ट की थी, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ये क्लास आपकी डेली बेसिस पर होगी। 7:15 आप लोगों से रोज मिलेंगे लाइव क्लास के अंदर, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, और उसके 3 से 4 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं। कम से कम 15 से 20 कॉन्सेप्ट हम लोग इसके पढ़ेंगे, जिससे पूरा सेंटर ऑफ मास हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और उसके ऊपर हमारी कमांड भी बन जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे अब बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि कैसा रहा आप लोगों के लिए ये सेशन। आप लोगों के लिए यूजफुल सेशन है या नहीं है, जिससे कि हम और इंप्रूवमेंट के साथ और एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आ सके बच्चों। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप मुझे बताइए कि ये सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा है स्टूडेंट।